सोचिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलने की आजादी दे, डिसीजन लेने का मौका दे और आपको एक मशीन नहीं बल्कि एक ह्यूमन बीइंग समझे, तो प्रोडक्टिविटी का लेवल क्या होगा? क्रिस आर्गरिस कहते हैं कि फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रूल से नहीं चलेगी, रिलेशनशिप से चलेगी, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में चलेगी। इस वीडियो में हम समझेंगे टी ग्रुप और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या होती है। साथ में हम देखेंगे हर्बर्ट साइमन जैसे थिंकर की क्रिटिसिज्म और ये भी कि इस अप्रोच की लिमिटेशंस क्या है। वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। एमपीए 12 का यूनिट 11 हम लोग कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 हम कल वीडियो में कर चुके हैं और पार्ट 2 आज हम कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में हमने करा था मेच्योरिटी इमेच्योरिटी कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिस एग्रिस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनका। इनके बुक्स के बारे में भी देखा। तो सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर स्ट्रक्चर। आर्गरिस ने सजेस्ट किया है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए होता है, ओवरकम प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने के लिए होता है। तो फीचर्स ऑफ फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? फ्यूचर में जो ऑर्गेनाइजेशंस आने वाले हैं उनके विशेषताएं क्या होंगी? तो अथॉरिटी की डिसेंट्रलाइजेशन होगी, पावर एक टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं होगी, सेंटर में नहीं होगी, पावर हर पर्सन के पास होगी, हर पर्सन उसमें पार्टिसिपेट करेगा। डिसीजन मेकिंग में हर पर्सन की पार्टिसिपेशन होगी। रोल्स जो है वो फ्लेक्सिबल होंगे, मतलब बहुत रिजिड नहीं होंगे, हायरार्की रिजिड नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको चेंज ना किया जा सके, फ्लेक्सिबल होंगे। सेल्फ कंट्रोल पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, एक्सटर्नल कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक बॉस एम्प्लॉय को कंट्रोल करे ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी, पर्सन अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। और इंडिविजुअल डिग्निटी के रिस्पेक्ट की जाएगी, मतलब एक पर्सन की अपनी जो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, उसको भी रिस्पेक्ट किया जाएगा। इसका एम क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का? टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन वहां पर बनानी जहां पर इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल आर इंटीग्रेटेड। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना जहां पर एक पर्सन के अपने मोटिव्स, अपने उद्देश्य, अपने गोल्स भी पूरे हों और साथ साथ में वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी पूरा करे, मतलब इन दोनों के गोल्स को साथ साथ लेकर चलना है। इंपॉर्टेंट बुक क्या थी इसके लिए? इंटीग्रेटिंग द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन। एक नॉर्मल पर्सन को और ऑर्गेनाइजेशन को दोनों को इंटीग्रेट करना इस बुक में अच्छे से बताया गया था। ये 1964 में आई थी। प्लीज आप लोग ना साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, तो आपको एग्जाम टाइम में बिल्कुल बड़ी बड़ी लेंदी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी। 4 पॉइंट्स पढ़े और एग्जाम देके आ जाओगे। देन आता है टी ग्रुप या सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। ये भी क्रिस आर्गरिस ने दिया था। इसका मतलब क्या होता है? टी ग्रुप मींस ट्रेनिंग ग्रुप और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज अ मेथड, एक मेथड है ये सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव करने का, कि पर्सन को अपने बारे में पता चले, पर्सन को ये पता चले मेरे में क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं। मतलब पर्सन अपना स्वॉट एनालिसिस कर सकता है कि मैं विशेषताएं क्या है मेरी, मुझ में कमियां क्या है, मुझे डर किस चीज से लगता है, स्ट्रेंथ क्या है मेरी। तो अपने आप की सेल्फ अवेयरनेस को इम्प्रूव किया जा सकता है और इंटरपर्सनल रिलेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य था। और ये कहाँ से उदय हुई? ये कोर्ट लेविन, कर्ट लेविन ने ये सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दी है, ये कॉन्सेप्ट दिया है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का। सॉरी, क्रिस आर्गरिस ने नहीं दिया है, ये कर्ट लेविन ने दिया है। ये डेवलप हुआ था 1946 में और नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरीज यूएसए ने इसको कंडक्ट किया था। मतलब सबसे पहले ये 1946 में एनटीएल, नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरी, यूएसए में कंडक्ट किया गया था। कर्ट लेविन का था टी ग्रुप ट्रेनिंग। नो फॉर इसमें फीचर्स क्या आते हैं कि कोई फॉर्मल लीडर नहीं होगा, कोई अपॉइंटेड लीडर नहीं होगा जिसको बनाया गया हो। अपने आप लोग अपने आप को लीड करेंगे, अपने ग्रुप से ही कोई लीडर बन जाएगा। छोटे छोटे ग्रुप डिस्कशंस इसमें करवाए गए और फीलिंग्स और बिहेवियर पर इसमें फोकस किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस ट्रेनिंग को कराने का? कि ओपननेस बढ़े, लोग खुलकर बोले, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो लोगों के बीच में और डिफेंसिव बिहेवियर को रिड्यूस करे। डिफेंसिव बिहेवियर वो होता है जब कोई एकदम जरूरत पड़ जाए
तब बस थोड़ा-सा कुछ बोले, डिफेंस ही अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि जहाँ पर आपकी कमियाँ निकाल दी, जहाँ पर आपको ब्लेम कर दिया, बस आपने वहीं पे बोलना है, अदरवाइज़ आपने ना बोलना, ना कुछ करना। तो ऐसा डिफेंसिव बिहेवियर को रिड्यूस कम करने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव रेलेवेंस, अब प्रशासन में इसकी ज़रूरत क्या है? तो लीडरशिप को इम्प्रूव किया जा सकता है इससे, टीम वर्क को बढ़ाया जा सकता है और डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या होती है जिसमें हर फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, मतलब सब कुछ लोगों के लिए हो, लोग ही करें। तो ऐसी वैल्यूज को बढ़ाया जाए, मतलब सारा टॉप मैनेजमेंट कुछ नहीं करेगी, लोगों का पार्टिसिपेशन होगा इसमें। क्रिटिसिज्म ऑफ हर्बर्ट साइमन एंड सोशल साइकोलॉजिकल व्यू। हर्बर्ट साइमन अप्रोच जो थी, डिसीजन मेकिंग अप्रोच थी, कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था बाउंडेड रैशनैलिटी का और फोकस किया था लॉजिकल प्रोसेसेस पर, कि जो भी प्रोसेस हो, जो भी डिसीजन लिए जाएं, लॉजिकली सोच कर लिए जाएं। आर्गरिस का क्रिटिसिज्म किया हर्बर्ट साइमन ने, आर्गरिस ने साइमन का क्रिटिसिज्म किया कि साइमन ने इमोशनल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट या पक्ष को भूल ही गए थे। मतलब साइमन ने ना इमोशनल टच की बात करी, ना साइकोलॉजिकल बात करी, वो सिर्फ एक लॉजिक की बात कर रहे थे, बुद्धि की बात कर रहे थे। उन्होंने पूरा ही ध्यान रैशनैलिटी पर दिया, लॉजिक्स पर दिया, दिमाग पर दिया। ह्यूमन प्योरली लॉजिकल बीइंग नहीं होते हैं। मतलब ह्यूमन हर काम दिमाग लगा कर नहीं करते हैं, दिल से भी करते हैं, फ्रेंड्स का मानकर भी करते हैं। तो डिफरेंसेस क्या थे साइमन और अर्गरिस के अप्रोच में? तो साइमन ने जो दी थी वो डिसीजन सेंट्रिक थी, डिसीजन उसका मेन पॉइंट था। और आर्गरिस का ह्यूमन सेंट्रिक थी, बिहेवियर को इन्होंने कंसीडर किया। साइमन की रैशनल मॉडल था, आर्गरिस का बिहेवियरल मॉडल है। वो एफिशिएंसी पर फोकस करते थे और आर्गरिस ने ग्रोथ पर फोकस किया। अब ग्रोथ कंपनी की हो रही है तो साथ साथ में पर्सन की भी होनी चाहिए। क्रिटिकल इवैल्यूएशन, मेरिट्स क्या थी? क्रिटिकल इवैल्यूएशंस अगर करते हैं हम, तो इसमें हमें कमियां क्या थी, खूबियां क्या थी, इसमें ये जानना है। तो इसकी मेरिट क्या थी अर्गरिस के कॉन्सेप्ट की? ह्यूमन ओरिएंटेड अप्रोच है, ह्यूमन को इसमें सेंटर पॉइंट रखा गया। एडमिनिस्ट्रेशन में डेमोक्रेसी को प्रमोट किया गया कि लोगों का राज हो, गणतंत्र हो, राजतंत्र ना होकर लोकतंत्र हो। क्रिएटिविटी और इनोवेशन को एनकरेज किया और ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश की कि वहां पर लड़ाई झगड़े ऐसा कुछ नहीं हो, सब कुछ स्मूथ चलता रहे। पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, कुछ कमियां भी थी, और वो क्या थी? लार्ज ब्यूरोक्रेसीज में इसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब बड़ी नौकरशाही जहाँ पे होती है वहां पर मुश्किल होता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम बहुत लगता है। इसमें कल्चरल वैल्यू को बिल्कुल रेसिस्टेंस कर दिया गया, मतलब पर्सन कल्चर से नहीं सोचता, सिर्फ बिहेवियर से सोचता, ऐसा नहीं हो सकता। ओवर एम्फेसिस ऑन साइकोलॉजिकल फैक्ट, मतलब साइकोलॉजी पर इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। ओवरऑल असेसमेंट क्या था? आर्गरिस की थ्योरी में क्या बताया कि इज आइडियलिस्टिक बट वैल्यूएबल। ये आइडियलिस्टिक तो है बट वैल्यूएबल। आइडियलिस्टिक थी कि हाँ, आइडियली सोच रहे थे, एक ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ सोचा जा रहा था, बट वैल्यूएबल है ये कि ह्यूमन बिहेवियर को इसमें कंसर्न किया गया। कॉम्प्लीमेंट क्लासिकल थियरीज, कॉम्प्लीमेंट क्लासिकल थियरीज को कॉम्प्लीमेंट करती है ये। और ह्यूमनाइज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को में एक ह्यूमन फैक्टर लाती है। तो आपको होपफुली ये लेसन समझ में आया होगा। जहां भी नहीं समझ में आए प्लीज पूछिएगा, ताकि आपके चैप्टर्स क्लियर होते जाएं। बहुत अच्छे से मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको एग्जाम टाइम में बिल्कुल टाइम ना लगे। मतलब
इसमें से कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो तो प्लीज़, प्लीज़ पूछ लीजिएगा। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।